बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम AM at 10 PM। नाचीज़ खाकसार को कहते हैं आसिफ मलिक रियाज। नाज़रीन, आज अफगानिस्तान और तमाम तर सूरत हाल के हवाले से तो हम प्रोग्राम कर ही रहे हैं और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बढ़ेंगे अफगानिस्तान की करंट सूरत हाल की तरफ। लेकिन आज के पहले हिस्से में मैं बात करना चाहूँगा पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से, बिकॉज इकोनॉमिकली बहुत सारी चीज़ें डेवलप हुई हैं। प्लस इमरान खान साहब को एक ट्वीट अभी कुछ देर कबल उन्होंने की है, जिसके अंदर उन्होंने बेसिकली OICCI जो कि ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो एक इदारा है, उनकी तरफ से एक ग्राफ शेयर किया जिसमें बताया गया है कि लास्ट ईयर 2020 के मई से अब तक जो है वो काफ़ी एक मजबूत तब्दीली आई है। इमरान खान साहब इस तरह की पोस्ट अक्सर करते रहते हैं, वो अक्सर बताते रहते हैं सब अच्छा है वाला एक सिलसिला रहता है। लेकिन क्या वाकई सब अच्छा है या ये सिर्फ दिखावा है या ऐसा कुछ नहीं है, या ये सूरत हाल को उस पर पर्दा डालने की कोशिश की गई है दिखाकर। बिजनेस कम्युनिटी इस हवाले से क्या राय रखती है, आज के प्रोग्राम में कोशिश करूंगा मधु हमने किया है मधु कि हम बिजनेसमैन भी मधु करें और साथ साथ हम जो माशी तज्ज़ियाकार हैं वो भी प्रोग्राम में आज शामिल हो और प्रोग्राम के पहले हिस्से में इस हवाले से बात हो सके। इसी के साथ साथ जो दूसरी डेवलपमेंट है वो कल 23 अगस्त को तकरीबन $2.75 बिलियन ट्रांसफ़र हुए हैं पाकिस्तान को IMF की तरफ से। और ये शौकत तरीन साहब पहले बता चुके थे कि 23 अगस्त को एक अमाउंट ट्रांसफ़र होगी। तकरीबन 650 टोटल बिलियन डॉलर जो है वो अमाउंट IMF तमाम तर जितनी भी ममालिक हैं उनको ट्रांसफ़र कर रहा था, जिसमें पाकिस्तान का हिस्सा जो है वो 2.75 बिलियन ट्रांसफ़र किया गया है, जो कि कोरोना की मद में, और ये गैर मशरूत एक रकम है जो पाकिस्तान को मिली है। इसके बाद पाकिस्तान के जो ज़खायर हैं वो 27.4 बिलियन डॉलर्स हो चुके हैं और स्टेट बैंक के अगर हम ज़खायर की बात करें तो 20.4 जो है वो बिलियन डॉलर्स इस वक्त हो चुके हैं। ये 3 माह की जो हमारी दरामद है उसको पूरा कर सकते हैं। एक अच्छी खासी बड़ी अमाउंट है जो कि मेरे ख्याल में पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा देगी। और कितना इससे में फ़ायदा हासिल हो सकेगा, गवर्नमेंट कितना फ़ायदा हासिल कर सकेगी या किस पर्पज़ के लिए अमाउंट इस्तेमाल होने वाली है, इसके ऊपर हो सकता है कुछ हिडन शराइत भी हो सकती हैं, ये हम अपने मौजूद मेहमानों से इस हवाले से जानेंगे। ये ख़ास तौर पे हमने अक्सर देखा है कि ये खास जब डेवलपमेंट की बात आती है तो इमरान खान साहब अक्सर बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो आवाम के सामने लाते रहते हैं। अगर आप उनके ट्विटर विजिट करें तो आपको हर रोज़ कुछ ना कुछ नया होता नज़र आ रहा होता है और बकौल उनके जी तमाम तर चीज़ें ऑन ट्रैक हैं, सब ठीक है। कोरोना की वजह से ठीक है, वी गॉट अ बिट डिलेड, बट अभी सिर्फ 3 साल हुए हैं लेकिन तब्दीली आ रही है और बहुत सारी तब्दीलियाँ आ भी रही हैं, वो नज़र आ रहा है। लेकिन वो ऑन ग्राउंड क्या रियलिटी रखती हैं, कितनी मजबूत हैं, इस बारे में हमारे मुअज़्ज़िज़ जो माशी तज्ज़ियाकार हैं, जो मेहमान हैं, वो इस हवाले से मेरे ख्याल में बेहतर तज्ज़िया कर सकेंगे। मुझे नदीम मौलवी साहब का प्लीज़ बता। अच्छा, नदीम मौलवी साहब ज्वाइन कर लिया? जी, नदीम मौलवी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। नदीम मौलवी साहब सर बहुत शुक्रिया, मैं आपको प्रोग्राम में वेलकम करूंगा सर। बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत है जी, थैंक यू सर बहुत शुक्रिया। मुझे ये बताइएगा कि सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं ये कुछ जो अमाउंट हमें ट्रांसफर हुई है 2 इशारिया कुछ तो नहीं है, काफी सारी एक अमाउंट है पाकिस्तान के हिसाब से। $2.75 बिलियन ट्रांसफर हुए हैं। ये कहा यह जा रहा है कि इसकी कोई शराइत नहीं है, गैर मशरूत अमाउंट है, बस ठीक है हमें मिल गई है। क्या वाकई ये गैर मशरूत है, हम जैसे चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं या कोरोना के हवाले से इस्तेमाल करनी होगी? दूसरा, इससे क्या मजबूत इंपैक्ट पड़ेगा और पाकिस्तान किस तरह इसको एक अच्छे वे में इनकैश कर सकता है? देखिए, ये एक है IMF ने और ये अपॉर्चुनिटी इससे पहले इतनी बड़ी अमाउंट कभी दी नहीं गई है जी। अच्छा, इसके पीछे जो भी IMF के जो फैसले होते हैं वो किसी ऐसा नहीं है कि जी उन्होंने उठा के अचानक से किसी की मोहब्बत में दे दिए। बाकायदा हर चीज को देखा जाता है, कोविड का भी देखा जाएगा इसके अंदर। जब इनकी जो बोर्ड बैठती है तो वो देखते हैं कि जनाब कौन से मुल्क को हम किस तरह से सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये आउट ऑफ पॉकेट दिया जाता है ऑन अ स्पेशल ओकेजन। जैसे हालात ऐसे हो रहे होते हैं मुल्क की इकोनॉमी को देखते, कोविड-19 को देखते हुए, और फिर उसके बाद ये देखा जाता है क्रेडिबिलिटी। अगर आप देखें तो पाकिस्तान के अंदर हम बात अक्सर करते हैं कि जी चीन जो है वो पाकिस्तान को खरीद रहा है, बड़े चीन के कर्जे हैं, तो चीन के सिर्फ 22% कर्जा है टोटल। ठीक है। अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो हमने पाकिस्तान में जो कर्जा लिया है वो हमने लिया है जनाब पेरिस क्लब से। पेरिस क्लब की अगर हम बात करते हैं तो 11.3 बिलियन हमने पेरिस क्लब से लिया, 3.1 बिलियन हमने लिया है
मल्टीलैटरल डोनर्स से। ठीक है। टोटल अगर हम बात करते हैं तो $7.4 इससे पहले हम IMF से ले चुके हैं। ठीक है। और तकरीबन 12 बिलियन जो है हमने इंटरनेशनल बॉन्ड्स इशू किए हैं। तो टोटल हमारी 2020 तक की फिगर जो आ रही है वो $115.7 बिलियन की है। बिलियन डॉलर अब इसमें इजाफा हो जाएगा कर्जों के अंदर, क्योंकि हम यहाँ पाकिस्तानी कौम बड़ी खुश हो जाती है कि जनाब IMF ने हमें बड़ा जबरदस्त अपॉर्चुनिटी दिया है। मगर ये सोचना चाहिए हमारी कौम को कि हम अब 115.7 बिलियन से अब हम जंप कर रहे हैं और इस वक्त काफी इसका रेशियो और ऊपर बढ़ चुका है जी। अब हमारे पास क्या ऐसी अपॉर्चुनिटीज क्या हमारे पास कोई अर्निंग है? क्योंकि ऐसा है कि जब मुल्क या कोई भी इंसान कर्जा लेता है तो उसके पास अगर वापस देने की साख ना हो तो उसके लिए मुश्किलात का सामना होता है। ये कोई खुशखबरी नहीं है। ठीक है। तो अवाम और कौम खुशखबरी बता रही है जनाब। तो ये जरा बताएं ना, ये वापस करना है कितनी मुद्दत में करना है, क्या सिलसिला है थोड़ा सा, या बिल्कुल ही उन्होंने आपके ऊपर छोड़ दिया है? नहीं, ऐसा कोई सिलसिला नहीं है। जैसे कि अभी मैं आपको बताऊं, अक्टूबर के महीने में $1,000 मिलियन देने होंगे जो हमने 2016 में सुकूक बॉन्ड इशू किए थे। इस पे हमने बात भी की थी, बिल्कुल। आने वाले सितंबर महीना छोड़ दे तो अक्टूबर के महीने में हमने जो 2016 में लिए थे उस वक्त शरई सूद हमने जो देना था लोगों को वो 5.4% था और $1,000 मिलियन थे। ठीक है। अक्टूबर में $1,000 मिलियन ये चले जाएंगे। और देखिए ये सारे जो होते हैं ये कर्जे होते हैं, ये एड नहीं है, आपको कोई डोनर ये एड नहीं है। ठीक है, आप ये कह रहे हैं। अच्छा, बहुत सारी एक आम जो राय थी वो ये थी कि शायद ये एड की सूरत में मिल रहे हैं, जो पूरी दुनिया को मिल रहे हैं, शायद वापस भी ना करना पड़े। नहीं, ऐसे कभी कोई सूरत हाल नहीं बनी है। ठीक है, चलें, आपने क्लियर कर दिया। मैं सर आपकी तरफ वापस आता हूं। हमें इश्तियाक बेग साहब ने ज्वाइन किया है, बिजनेसमैन भी हैं, सीनियर माशी तज्जियाकार भी हैं। इश्तियाक बेग साहब, सर अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम ऑन द शो। थैंक यू वेरी मच आसिफ साहब। सर थैंक्स टू यू एक्चुअली फॉर गिविंग अस द टाइम। सर प्लीज मुझे बताइएगा कि आप सबसे पहले तो हम इस पे बात कर रहे हैं जो 2.75 बिलियन IMF की तरफ से हमें दिया गया है, जो कि अवाम बड़ी खुश है और बड़े बताया जा रही है, ज़खायर में बड़ा ज़बरदस्त इजाफा हो गया, हाइक आ गया। तो ज़रा बताइएगा कि ये पाकिस्तान के हक में बेहतर है या जिस तरह नदीम मौलवी साहब बता रहे हैं कि लॉन्ग टर्म देखा जाए तो ये नुकसान है, इसमें खुश होने की बात नहीं है, प्लस इसको किस तरह यूटिलाइज कर सकते हैं हम इन अ बेटर वे? आसिफ मलिक साहब, मैं आपको बतलाऊं कि IMF की तारीख में उन्होंने $650 बिलियन मुख्तस किए थे कि वो कंट्रीज जो कोविड की वजह से प्रॉब्लम्स के अंदर आए हैं उनको कर्जा दिया जाए, क्योंकि उन्हें मालूम है कि पूरी दुनिया की मईशत जो है वो इस वक्त अफेक्ट हुई है कोविड की वजह से। ठीक है। अच्छा, जो बड़े बड़े ममालिक थे उन्होंने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर एंड पाउंड्स करके अपने लोगों की हेल्प की और दवाएं भी उन्होंने खरीदी, सब कुछ, क्योंकि उनके मसल्स नहीं। अब कुछ इतनी पुअर कंट्रीज भी हैं या डेवलपिंग कंट्रीज, उनको आप कह लीजिए कि उनमें इतनी सख्त नहीं है कि मईशत का ये बोझ उठा सके। ठीक है। तो ये पाकिस्तान का जो आपने अभी अपने इंट्रो में किया है, जो हमें दिया गया है, जो एक बड़ा अमाउंट है, मगर जब भी मिलता है उसके अंदर ये चीज देखी जाती है कि किस शरह सूद के ऊपर हमें ये दिया जा रहा है। तो ये बहुत ही नॉमिनल उसके ऊपर है इसको जो दिया गया है, और इसको मेरे ख्याल से हमें अवेल करना चाहिए। उसकी वजह ये हो रही है कि पाकिस्तान में इस वक्त हमारा जो वैक्सीनेशन का जो अमल है वो बड़ा रुक रुक के चल रहा है, क्योंकि एक बड़ा सब्सटेंशियल अमाउंट हमें उसके लिए चाहिए। हमारी 22 करोड़ की जो इस वक्त जो है हमारी आबादी है, और उसके लिए अगर हमने सबको वैक्सीनेट नहीं किया तो हमारी मईशत जो है वो उसके अंदर मुतासिर होगी। देखिए, पूरी दुनिया जो है, जैसे मैंने आपको कहा, इस वक्त मुतासिर हुई है मईशत उनकी, मगर अभी मैं आपको बतलाऊं कि पाकिस्तान में ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि हम उस तरीके से अफेक्ट नहीं हुए, और हमारी मईशत जो है उसके अंदर वो चीजें देखने में नहीं आ रही जो दूसरी कंट्रीज की मईशत जो है उसके अंदर एक तरह की बहुत ज्यादा उनके हालात खराब हुए हैं। आज ये जो अभी आपने अपने इंट्रो में भी कहा है
कि गैर मुल्की सरमायाकार जो है ना और जी जी कारोबारी जी, अफराद के OICCI की तरफ से बड़ा। हाँ जी, ये OICC है, ओवरसीज जो चैम्बर्स कहलाता है, और ये अपने इन्वेस्टर्स के ऊपर बड़ी नजर रखता है, और ये उसकी रिपोर्ट है, ये कोई हुकूमत की रिपोर्ट नहीं है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इसके अंदर 108% इजाफा हुआ है। लास्ट ईयर अगर आप देखते तो ये माइनस के अंदर जा रहा था, उसकी वजह थी कि कोविड नए नए आया था, और इस बार हमने 59% उसके अंदर मुस्बत चीज आई है। इसका मतलब यह हुआ है कि गैर मुल्की जो सरमायाकार है उनका जो है एतमाद हमारे पे बढ़ रहा है। अब इसकी एक छोटी सी मैं आपको मिसाल देता हूं कि पाकिस्तान ने अभी कुछ हफ्ते पहले कोई 1 बिलियन की जो मेरे भाई जो थे वो बतला रहे हैं कि यूरो बॉन्ड्स जो थे वो लॉन्च किए। उससे कुछ अरसे पहले हमने जब लॉन्च किए तो ओवर सब्सक्राइब हुए। इसका मतलब होता है कि बाहर के जो इन्वेस्टर है उसका कॉन्फिडेंस जो है हमारी मईशत पे है। देखिए आसिफ मलिक साहब, लोन लेना कोई बुरी बात नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक, लेकिन ऑलरेडी आप बहुत सारे लोन में दबे हुए हो, इंस्टॉलमेंट्स का डर हो आपको। दुनिया का सबसे बड़ा मकरूज कंट्री जो है वो अमेरिका है, जिसने $1 ट्रिलियन चाइना का देना है, $1 ट्रिलियन उसने जापान का भी देना है। अगर ये जो हम ले रहे हैं ये प्रोडक्टिव चीजों के अंदर इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की जाए तो उससे क्या है कि हम इसी से कमा के दोबारा उसको हम रिफंड कर सकते हैं। और पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है माशाल्लाह, हमारे मसल्स बहुत बड़े हैं। और देखिए मैं हमेशा ये कहता हूं कि जब चैलेंजेस आते हैं उसके साथ अपॉर्चुनिटीज भी आती हैं। यही वजह है कि आपने देखा है कि हमारी एक्सपोर्ट्स के अंदर इजाफा हुआ है। हमारी एक्सपोर्ट्स जो है वो 25.5 बिलियन हुई है, और इस बार जो है हम कोशिश कर रहे हैं कि वो जो है वो 30 बिलियन को क्रॉस कर जाए। लेकिन सर इसके ऊपर भी खदशा है, खदशा ये है इसके ऊपर कि जो एक्सपोर्ट कुछ बड़ी है ये इस वजह से बिकॉज जो इर्द गिर्द हमारे जो ममालिक बसते हैं जो आबाद हैं उनका कोरोना की वजह से बुरा हाल हुआ, तो उनका बहुत सारा जो ऑर्डर्स थे जो एक्सपोर्ट थी वो पाकिस्तान को नसीब हुआ, तो इस वजह से हमारी कुछ एक्सपोर्ट बढ़ी है। आप इस बात से एग्री करते हैं? आसिफ मैं बिल्कुल आपको सेकंड करूंगा, आपने बिल्कुल सही तज्जा किया, और मैं भी अपने इंटरव्यूज में कॉलम में हमेशा ये कहता हूं कि इसकी दो वजूहत हुई हैं। एक तो ये हुआ है कि चाइना के ऊपर अमेरिका ने काफी प्रेशर जब डाला, क्योंकि चाइना के लिए अमेरिका चाहता है कि हमारी एक्सपोर्ट्स जो है वो कर्टेल करें, चाइना को ज्यादा फायदा नहीं पहुंचे, तो स्पिल ओवर होके हमारे ऑर्डर्स हमारे पास आए हैं। और फिर इंडिया जो है आपने देखा है कि हमारे मुकाबले में ज्यादा वो मुतासिर हुआ है। तो अच्छी चीज ये हो रही है कि हमारे पास टेक्सटाइल में इतने ऑर्डर आए हैं। मेरे एक दोस्त हैं जिनका टॉवल की फैक्ट्री है, और टॉवल क्या है, ऐसी चीज है कि हर हॉस्पिटल में यूज हो रहा है, हर जगह यूज हो रहा है। तो आप यकीन करें कि 400% उनकी एक्सपोर्ट के अंदर इजाफा हुआ है। ये तो उन्होंने बताया भी था कि टेक्सटाइल IT इंडस्ट्री। मैं आपकी तरफ वापस आता हूं। देखिए 2 बिलियन, मगर 2 बिलियन आसिफ कुछ नहीं है। इंडिया की IT एक्सपोर्ट 100 बिलियन है। हम 2 बिलियन पे हैं। हमें उम्मीद है कि हम इंशाल्लाह एक आध साल में 10 बिलियन। उसमें मैं आता हूं अभी, मैं नदीम मौलवी साहब की तरफ जाऊंगा। नदीम मौलवी साहब प्लीज बताइएगा, OICCI की तरफ से जो रिपोर्ट जो इमरान खान साहब ने ट्वीट भी की है, शायद आपकी नजर से गुजरी होगी, आप इसको कैसे देखते हैं? प्लीज मुझे बताइएगा कि क्या मस्बत तब्दीली आ रही है? देखिए मैं सबसे पहले तो इससे पहले की जो रिपोर्ट है उसके ऊपर मैं चाहूंगा कि आप तवज्जो दें कि जो FDI है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में डिक्लाइन आया है, और तकरीबन 35% ज्यादा का डिक्लाइन आया। अच्छा, ठीक है जी, ठीक है। हमें देखना ये है कि देखिए बातों से, कॉन्फिडेंस से, जी बिल्कुल सही है, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा बन गया, मगर क्या है कि आज के दौर में अमीर अमीर तर हो रहा है, और जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने बड़ा अच्छा बेग साहब ने कहा कि जी अमेरिका में देखा जाता है फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, एंड दे हैव अ मैकेनिज्म, दे हैव अ जॉब। तो वो लोन भी जस्टिफाइड हो जाता है क्योंकि वो अच्छी जगह। हमारे यहाँ जस्टिफाइड नहीं होता, एडजस्ट होता है पॉलिटिकली भी, और हमारे यहाँ पैसों के इस्तेमाल को काश 70 सालों में अगर जस्टिफाइड तरीके से किया होता तो आज पाकिस्तान की ये सूरत हाल नहीं बनती। यही बात होती है कि हर रिजीम में कहा जाता है कि पिछले रिजीम ने ज्यादती की, और अवाम जहां होती है वहीं रहते हैं, और चंद मखसूस लोग जो है अमीर से अमीर हो जाते हैं, और उन्हीं के लोगों के बयानात आते हैं, उन्हीं के इन्वेस्टर्स होते हैं जो फ्लरिश कर रहे होते हैं। आज आप देखें जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, जितनी भी स्टॉक मार्केट में कंपनीज हैं, उनके पास ग्रोथ आ रही है जी मोर देन 50%, 80%।
बस क्या उसका इम्पैक्ट हमारे इन्फ्लेशन पे आ रहा है? नहीं आ रहा, यानी कि अमीर अमीर तर हो रहा है और गरीब गरीब। इसकी वजूहात क्या बताएंगे आप, अगर कुछ सीधा सीधा वजूहात बता दें? इसकी सीधी सीधी वजूहात ये होती है कि हमारे यहाँ पे जो प्लानिंग होती है, हम उसको ये नहीं देख रहे होते हैं कि जनरल पब्लिक या वेलफेयर ऑफ पीपल, वेलफेयर ऑफ द स्टेट, वी आर फॉलोइंग द ब्लाइंड। एक ब्लाइंड दूसरे ब्लाइंड को फॉलो करता है। और हम अक्सर मिसालें देते हैं अमेरिका की, मगर हम अमेरिका की जो पॉलिसीज है, जो वर्किंग स्टाइल है, हमारे पास कोई जॉब डेटा नहीं आता। वहां हर हफ्ते, हर 15 दिन में जॉब डेटा आ रहा होता है, अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर काम हो रहा होता है। वहां पे अगर बैंकिंग रेट्स की आप बात करते हैं तो वो 1% पे काम हो रहा होता है। अच्छा। यहाँ पे हम जो है सूद पे हम देते हैं 6%, 14%। आपका सनतकार यहाँ पे अपने आप को अपग्रेड नहीं कर रहा होता। अब जो अपॉर्चुनिटी मिली थी उसकी वजह ये थी कि बांग्लादेश की मार्केट बंद थी, मलेशिया की मार्केट बंद थी, हिंदुस्तान की मार्केट बंद थी। तो हम अभी यहाँ पे जंपे मार रहे हैं कि जनाब हमारी टेक्सटाइल बहुत अच्छी हो गई है। जैसे हालात बेहतर होंगे तो दोबारा से वही हाल हो जाएगा। ना हमारी टेक्सटाइल मिले अपग्रेड हुई है, ना हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हुई है, ना हमारे बिजली सस्ता हुआ है। हम बस हुकूमतों को शाबाशी दे दे के हमने अमीरों को और अमीर तर बना दिया और हुकूमत को खुशफहमी में डाल दिया कि जनाब हम बहुत अच्छे हैं। अब अगले साल जब ये तमाम मुल्क खुल जाएंगे, फिर आप कहेंगे जनाब वो कुछ न कुछ रीजन आ जाता है। कभी हमारे जो कारोबारी हजरात कहते हैं रिफंड दे दो, तो हम दूध की नहरें लगा देंगे। कभी कुछ, देखिए मुल्क की मफाद के लिए और वेलफेयर के लिए सबसे अहम बात है, वी मस्ट वर्क ऑन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और फिर जो सब्सिडीज दी जाती है, क्या वो सनतकार उसको पास ऑन करते हैं कंज्यूमर को? नहीं करते। तो हमारे यहाँ सबसे पहले वी शुड वर्क ऑन पेट्रियोटिज्म, देन वी शुड वर्क ऑन पॉलिसीज फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल, जो कि कायदे आजम का जो सोच थी। ठीक है, मैं नदीम साहब वापस आपकी तरफ आता हूँ। मैं बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपसे करने के लिए। पहले मैं बेग साहब से एक सवाल करना चाहूंगा। बेग साहब, आप सबसे पहले बताएं आप क्या राय रखते हैं इस हवाले से? अभी जो नदीम साहब फरमा रहे थे ओवरऑल। देखिए नदीम साहब मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, मेरे भाई भी हैं। मगर थोड़ी सी चीज मैं उनसे एक डिफर ये करूंगा। देखिए मईशत में हमारी बेहतरी आई है। अब ये दिखाइए कि हमारा 29% हमारी रेमिटेंसेस में इजाफा हुआ। आसिफ, किसी जमाने में हमारी ये रेमिटेंसेस होती थी 20-21 अरब से ज्यादा नहीं होती थी। अब आप अंदाजा कीजिए कि हम 30 बिलियन के करीब पहुंच रहे हैं, 29 बिलियन के करीब पहुंच रहे हैं। और इस होम रेमिटेंसेस ने हमारा बड़ा साथ दिया है कि ट्रेड डेफिसिट जो हमारा हुआ है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को, जो तकरीबन 30 बिलियन से ऊपर का हुआ, उसको इसने संभाला दिया है रेमिटेंसेस ने। अच्छा, इसके अंदर हुकूमत का, आई टोटली एग्री विद माय ब्रदर कि इसमें हुकूमत का कोई बहुत बड़ा कारनामा नहीं है। वो तो ओवरसीज पाकिस्तानी बड़े हुए हैं। नहीं, इसके अंदर देखिए एफएटीएफ को हम बहुत गालियां देते हैं, मगर एफएटीएफ ने क्या किया है कि इतनी ज्यादा सख्ती कर दी है कि हुंडी और हवाला जो है तकरीबन जो है वो खत्म हो गया है, जिसकी वजह से बाहर रहने वाले जितने भी हमारे लोग हैं अब वो बैंकिंग चैनल के थ्रू भेज रहे हैं, जिसकी वजह से आप ये देख रहे हैं कि 29% हमारा इजाफा हुआ है। दूसरी मैं आपको एक मिसाल और देना चाहता हूं कि अगर हमारी बेहतरी नहीं आई होती इकोनॉमी में, इस बार 2013 में पाकिस्तान का टोटल रेवेन्यू कलेक्शन जो था वो 2000 अरब था। अब हम 4200 अरब को क्रॉस कर चुके हैं और अब हम अचीव करने जा रहे हैं 5800 अरब। ठीक है, आप इसको पॉजिटिव भी हो रहा है कि एक्टिविटी हो रही है। मेरा अफसर बड़ा इंपॉर्टेंट, मेरे पास 5 मिनट बाकी है, मुझे ब्रेक पे जाना है। मुझे बहुत आप दोनों से बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। नदीम मौलवी साहब, पहले आपसे मैं पूछ लेता हूं, मुझे बताइएगा जो करंट सिचुएशन है अफगानिस्तान के हवाले से मैं बात कर रहा हूं, जो करंट सिचुएशन है, अमेरिका का इनखला, इस वक्त दोबारा एक जंगी सूरत हाल पैदा हो चुकी है अफगानिस्तान में, इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा पाकिस्तान के ऊपर सर, पाकिस्तान की इकोनॉमी पे खास तौर पे, या पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, आपको क्या लग रहा है? देखिए, अगर अफगानिस्तान में स्टेबल गवर्नमेंट आ जाती है, जो भी गवर्नमेंट, जिस तरह से तालिबान की जो अभी फिलवक्त की सोच है वो बहुत अच्छी सोच है। वो ये चाह रहे हैं कि अपने मुल्क में स्टेबिलिटी लाएं और फिर शरीयत लॉज के मुताबिक कारोबार करें। अगर कारोबार करेंगे तो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान को मिलेगी। और खास तौर पे याद रखिएगा, जो मुल्कें जो जंगी हालात से गुजरते हैं उन्हें बहुत डेवलपमेंट करना पड़ता है।
डेवलपमेंट जब होती है तो उनके इंपोर्ट्स जो है वो बढ़ जाते हैं। पाकिस्तान जो है वो की रोल अदा करेगा अफगानिस्तान के लिए, हमारे लिए और अच्छा अगर हालात बेहतर होगी तो हमारे यहाँ जो इससे पहले जो हमारा ट्रेड होता था वो इलीगल स्मगल्ड आउट होता था, वो बंद हो जाएगा। तो पाकिस्तान के लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और सबसे अहम बात है जी जनाब की सीपैक के डेवलपमेंट के लिए ईरान का, अफगानिस्तान, हिंदुस्तान का जो अमन माहदा है वो होना चाहिए, क्योंकि बगैर अमन के ना सीपैक डेवलप हो सकेगा ना ही पाकिस्तान। ठीक है, आप कह रहे हैं बहुत अच्छी बात, बड़ी जबरदस्त आपने बात की है। मैं यही आगे बढ़ाऊंगा। इश्तियाक साहब, सर आप क्या राय रखेंगे? मेरा सेम सवाल आपके लिए भी है। आसिफ साहब देखिए, मेरी थोड़ी सी रिजर्वेशन है। इस वक्त अमेरिका को जो इस वक्त एम्बैरेसमेंट हुई है पूरी दुनिया में वियतनाम के बाद, क्योंकि ये कल मेरा कॉलम आ रहा है जंग में, आई वांट यू टू रीड इट, इसमें मैंने मेंशन किया है और उसमें मैंने ये बताया है कि ये इनकी सबसे बड़ी इंटेलिजेंस का फेलियर है कि एक हफ्ते पहले काबुल पे कब्जे से पहले तालिबान के अमेरिकन सदर ये कहते थे कि उस फौज को हमने तैयार किया है, उसको असला दिया है, हमने ट्रेन किया है और उसकी तादाद 3 लाख है, उसके अगेंस्ट जो है तालिबान 60-70 हजार हैं, तो ये कभी कब्जा नहीं कर सकेंगे। और फिर एक हफ्ते कुछ दिनों बाद आपने देखा अमेरिका इस वक्त बहुत नाराज है और वो नाराजगी हम पे उतारेगा। वो FATF के अंदर हमें कुछ अरसे और रखेगा, ग्रे लिस्ट के अंदर रखेगा, GSP प्लस के अंदर ऑलरेडी पाकिस्तान को आपको पता है, मतलब हमें कुछ हार्डशिप्स फेस हो सकती हैं, आपको लग रहा है फेस होगी क्योंकि वो अपनी नाकामियों का जो मलबा जो है वो हमारे पे उनको लगता भी है कि पाकिस्तान इन्वॉल्व है इसके अंदर, पाकिस्तान की, बल्कि उन्होंने बयान भी दिए थे एक दफा कि पाकिस्तान की वजह से ही हम तो ये जंग हार गए, इस तरह भी कह गए थे। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, मुझे ब्रेक पे जाना है, उसके बाद फिर हमारा सेकंड मौजू है, उस पर मुख्तलिफ मेहमान हमें ज्वाइन करते रहेंगे। आपका बहुत शुक्रिया, आज का ये मौजू यहीं तक था। नदीम मौलवी साहब आपका बहुत शुक्रिया, इश्तियाक बेग साहब बहुत शुक्रिया, मौजूद मेहमान रहे आज आप हमारे। नाज़रीन, प्रोग्राम से अभी ऑफ कोर्स अभी आपने हम दूर नहीं जाना, क्योंकि इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट जो अफगानिस्तान की सूरत हाल है, मैंने स्टार्ट तो कर दिया है, लेकिन अफगानिस्तान की एग्जैक्ट सूरत हाल के ऊपर बात करनी है। अमेरिकन जो CIA के चीफ हैं वो मिल चुके हैं जी जाके अफगानिस्तान में, बड़ी ज़बरदस्त खबरें, उस पर हम बात करेंगे। तज्जियाकार हमारे साथ ज्वाइन करेंगे ज़फ़र हिलाली साहब, और ब्रिगेडियर साहब ज्वाइन करेंगे, ब्रिगेडियर साग साहब कहीं मत जाइएगा, बड़ी मज़े का अभी तज्जिया होने बाकी है, कहीं मत जाइएगा, साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, वेलकम बैक, लौट कर वापस आ चुके हैं। अब बात करेंगे अफगानिस्तान के हवाले से, बिकॉज ये ऐसा मौजू है मेरे ख्याल में जिससे अभी हम अपना फोकस हटा नहीं सकते, और मेरी पूरी कोशिश है कि आपको इसके साथ में अपडेटेड रखूं जो इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल चल रही है। अभी जी बहुत सारे हर रोज़ कुछ ऐसी डेवलपमेंट हो जाती हैं कि पिछली डेवलपमेंट बहुत पुरानी लगने लगती है। अभी कल ही हम इस पर बात कर रहे थे, लेकिन आज पता चला जी कि जो CIA चीफ हैं उन्होंने जाके मुलाकात की है मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर्स से। उसके बाद मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर्स खास तौर जो है वो अब क्या करने वाले हैं, खैर जो उनकी तरफ से खैर को बयान नहीं है, लेकिन ज़बीउल्लाह साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके अंदर उन्होंने ये कहा, 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की हैं। नंबर 1 उन्होंने ये कहा है कि अभी तक इस बात पे कायम है कि किसी को कुछ नहीं कहा जाएगा, सबको माफ़ी है, शहरियों को भी, अमरीकियों को भी, सबको माफ़ी है। नंबर 2 उन्होंने कहा जी मुल्क खुलना शुरू हो गया है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, सब ठीक है, सब अच्छा है, और बल्कि रिक्वेस्ट की है, अपील की है तमाम अफगानियों से कि वो मुल्क छोड़कर ना जाएं, सब अच्छा है यहाँ पे। इसके बाद जी वो कहते हैं कि जो उनकी पंजशीर में जो जंग जारी थी उसके बारे में भी कहा गया कि वहाँ पे भी हमारी जो है वो बातचीत चल रही है, गुफ्तगू का शायद आगाज़ हो गया है या आगाज़ होना है, ये मैं समझ नहीं पाया हूँ, ये अपने मौजूद मेहमानों से मैं समझूंगा कि किस स्टेज पर है, तो वहाँ पे बातचीत हो जाएगी और जंग का खतरा वहाँ भी नहीं है, वहाँ भी हम कुछ सॉल्व कर लेंगे। ये आज का बयान है, जबकि कल बयान आया था 300 तालिबान मार दिए गए, उनको खत्म कर दिया गया। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद जी साथ साथ ये भी कह दिया गया है कि हम 31 अगस्त के बाद अपना लायमल जो है वो इख्तियार करेंगे, कि 31 अगस्त के बाद बताएंगे कि बेसिकली हम क्या करने वाले हैं। अब यहां पे बड़ी कंफ्यूजन है, कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर TTP के हवाले से उन्होंने दोबारा ये कहा है कि पाकिस्तान को यकीन दिलाते हैं कि TTP हमारी सरजमीन इस्तेमाल नहीं कर सकेगी पाकिस्तान के खिलाफ, बल्कि कोई भी हमारी सरजमीन इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। एश्योरिटी दे रहे हैं, अच्छी बात है, पाकिस्तान के हक में मेरे ख्याल में बहुत बेहतर है।
तो बहुत सारी ऐसी डेवलपमेंट डेली कुछ ना कुछ ऐसा सुनने को मिलता है जो कि मुझे नहीं पता कि उसको अच्छा कहना चाहिए, बुरा कहना चाहिए, क्या कहना चाहिए, तो मोअज़्ज़ज़ मेहमान बताएंगे। बट मेरे ख्याल में इस वक्त सिचुएशन क्रिटिकल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। फिर आज एक अजीब खबर जो हमने सुनी दिन में कि जी तैयारा जो है अगवा हो गया, अफगानिस्तान से तैयारा उड़ा और वो ईरान लेकर जाया गया है, और बड़ा एक अजीब सूरत हाल रही। बाद में बताया गया, अच्छा रशियन मीडिया की तरफ से खबर उड़ाई गई थी कि यूक्रेनियन तैयारा जो है वो ले जाया जा चुका है, जबकि ये उस वक्त मैं ये सोच रहा था कि जो अफगानिस्तान का एयरपोर्ट है वो तो अभी भी अमेरिकन कंट्रोल में है, वो अभी भी अफगान जितनी भी अफगान फौज कह लीजिए, तालिबान के किसी के कंट्रोल में नहीं है, बल्कि अमेरिका के अपने कंट्रोल में। फिर तैयारा कैसे गायब हो सकता है? लेकिन 2 घंटे बाद इस बात की खबर की तरदीद आ गई कि नहीं जी ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो ऐसे वो किसी मीडिया ने, किसी ने हमें शौक में आके खबर उड़ा दी। लेकिन बहुत बड़ी खबर थी, लेकिन अच्छा हुआ कि ऐसा नहीं हुआ। इस तरह के वाकयात नहीं होने चाहिए, क्योंकि इस वक्त अफगानिस्तान जिस स्टेज पे है, मुझे नहीं लगता कि इस तरह का कोई भी वाकया अफोर्ड कर सकेगा अफगानिस्तान अगर ऐसा कुछ हो जाता है, बिकॉज वो अच्छे ताल्लुकात चाह रहे हैं पूरी दुनिया से। वो चाह रहे हैं कि किसी तरह से पूरी दुनिया जो है वो उनके साथ अच्छे ताल्लुकात में रहे, बातचीत आगे बढ़ती रहे, सबको श्योरिटी दे रहे हैं, पाकिस्तान को श्योरिटी दे रहे हैं, इंडिया को कुछ सख्त अल्फाज। वैसे तो उन्होंने कहा जी कि आप अपनी सरगर्मियां जारी रखें, लेकिन कहा गया है कि आप इंडिया को थोड़ा सा एक मेरे ख्याल में टफ टाइम दिया गया। उस पर पूरा मैं प्रोग्राम करूंगा आज, कल या परसों। इंडिया के हवाले से हम बात करेंगे इन डिटेल कि इंडिया का इसमें क्या पर्सपेक्टिव हो सकता है, अभी भी इंडिया उनके जो स्लीपर सेल्स हैं क्या वो काम कर रहे हैं, किस तरह हो रहा है, उसके ऊपर इंशाल्लाह पूरी डिटेल के साथ आपके साथ एक बैठक रहेगी और उस पर हम बात करेंगे। आज जो मेन मकसद है आज इस मौजू को दोबारा से टच करने का, एक तो टीटीपी के हवाले से मुझे बात करनी है ब्रिगेडियर साहब से खास तौर पे, जब प्लीज मुझे जैसे ही मेहमान ज्वाइन करें मुझे बताइएगा। अच्छा उसके बाद दूसरा जो हमारा जो मेन मुद्दा होगा वो खास तौर पे होगा, क्या अमेरिका 31 अगस्त को जा रहा है या नहीं जा रहा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट इस वक्त पॉइंट जो है वो अटक चुका है, बिकॉज इसके ऊपर बरतानिया की तरफ से पहले कहा गया था कि शायद कुछ तौसीह दी जानी चाहिए, लेकिन खैर ऐसा नहीं हुआ। तालिबान इस पे बजिद है कि 31 अगस्त इज द लास्ट डेट, अल्टीमेटम, डेडलाइन, उसके बाद फिर हम अपने लाएमल का जो है वो ऐलान करेंगे। और उससे पहले बल्कि कह भी दिया था कि हम कुछ भी कर जाएंगे, हम अपनी हुकूमत भी जो है वो उसका भी कुछ इशारा नहीं देंगे, ना हुकूमत बनाएंगे, कुछ इस तरह की बातें उन्होंने की। अच्छा, लेकिन वजीर दिफा, वजीर कानून हमने देखा कि बाद में कुछ नाम उन्होंने तजवीज़ उसकी आई है। अब वो क्या वाकई वो अपना काम शुरू करेंगे या वो जब इनकी अबूरी हुकूमत बन जाएगी उसके बाद कुछ सिलसिला होगा, ये भी इस वक्त जो है बड़ा मेरे ख्याल में प्रॉब्लमेटिक हो सकता है अगर 31 अगस्त को अमेरिका अफगानिस्तान छोड़कर नहीं जाता। बहुत सारी जी अच्छा ब्रिगेडियर साहब ने मुझे ज्वाइन कर लिया, मैं ब्रिगेडियर साहब की तरफ बिल्कुल बढ़ूंगा। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर बड़ी शिद्दत से आपका इंतजार था आप समझ गए होंगे कि क्यों आपका इंतजार था। मुझे जरा बताइएगा सर, इस वक्त क्या होने जा रहा है? 31 तारीख को क्या होगा? दोबारा से जंग लगने वाली है या सब ठीक होगा? पहले जरा इस 31 तारीख पे बात करते हैं, फिर पंचेर के ऊपर जाते हैं जरा। 31 की देखिए डेट पुरानी दी हुई डेट है जिसमें उन्होंने दोहा के एग्रीमेंट में, लेकिन वो तौसी के ऊपर तालिबान परेशान हो जाते हैं ना। आप तौसी क्यों कर रहे हैं? अमेरिका ने फिर कहा है शायद तौसी हो सकती है, कुछ टाइम ज्यादा लगेगा। देखिए अमेरिका ने हर हरबा अपनाना है अपना जस्टिफिकेशंस के लिए, और उधर एक बड़ा नया ये दौर अभी तो पुराना होने वाला है। अभी तो ये जो नैरेटिव बिल्डिंग और प्रोपेगेंडा और परसेप्शन, जी जंग जो है ये अभी बहुत ज्यादा तेजी से चलती है। अच्छा। और ओवरनाइट आपने देखा होगा कितनी डेवलपमेंट हो जाती है, इतनी स्पीड से ये लोग चीजें, और फिर बयानात आ जाते हैं, फिर बयानों से नेगेट हो जाता है, फिर कहते हैं हमने नहीं किया है। जिस तरह आज चला है कि जी CIA के जो चीफ है उन्होंने, क्या है ये सच्ची खबर नहीं, अभी तक कोई कंफर्म, उनके जो वो जो स्पोक्स पर्सन है तालिबान के, उसने कहा मुझे तो कोई इल्म नहीं है इस चीज का। अब वो भी काबुल में बैठा है वो, लेकिन अमेरिका ऑफिशियली कह रहे हैं कि ऐसा हुआ है। आपको क्या लगता है? अखबार की खबर है, वही ऑफिशियली हो गया ना। चले उन्होंने मतलब खुद अमेरिका ने छापा है, लिख के दिया भाई कैसा हुआ है। आपको क्या लगता है? वैसे पॉसिबिलिटी में होता भी है, लेकिन एट टाइम्स ये फीलर फेंका जाता है। अच्छा ठीक है, फीलर फेंका जाता है कि क्या अब अगर उन्होंने मिलना है इनसे तो किस पर्पस के लिए मिलेंगे। ठीक है, पहला सवाल। एक खबर और भी हुई थी आज, वो जहाज वाली, वो जहाज वो भी यूक्रेनियन एयरक्राफ्ट था,
वो मेरा ख्याल यूक्रेन वाला है, तो वो मेरा ख्याल कहीं जी जी ऑफ हुआ वगैरह बाद में 2 घंटे बाद उन्होंने कहा जी कि वो हाँ, ठीक है, वो भी ईरानियन ने कहा कि जी हमारे पास रिव्यूल करके चला गया यहाँ पे। अच्छा 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 तो ठीक है। तो ये देखें, बात कर रहे थे उसकी हम जी, जी। 31 अगस्त। देखें 2020 का जो एग्रीमेंट है दोनों का आपस में, तालिबान और अमेरिका का, वो बड़ा क्लियरली कहता है कि तमाम अमेरिकन अफवाज और उनके साथ एसोसिएटेड लोग अफगानिस्तान से निकल जाएंगे। पहले मई की डेट थी, फिर सितंबर की डेट आई और फिर वापस 31 अगस्त की डेट आई। और इस दौरान में उन्होंने तमाम लोग अपने इकट्ठे करके काबुल एयरपोर्ट के ऊपर, जिसको उन्होंने सराउंड किया हुआ है, प्रोटेक्ट किया हुआ है, वो जो 5 से 6 हजार लोग फोर्सेस के लोग आने थे अमेरिका और बरतानिया के। तो अगर तालिबान ये डिमांड कर रहे हैं उनको कि आप 31 तक निकलें, तो निकलें ना, उसमें परेशानी की क्या बात है? अमेरिका ने निकलना तो है। यही तो समझना है ना, क्या मतलब व्हाट इज द रीजन? क्या वाकई वो लोगों की वजह से परेशान है इतना कि लोग नहीं निकाल पा रहे हैं? नहीं, देखें एक और चीज भी चल रही है साथ साथ इन पैरेलल, और वो है अफगानियों को वहां से निकालने की। हाँ, मैं उसी की बात कर रहा हूँ ना, शहरियों को जो निकालना। वो लोग जो कि अमेरिकन के साथ या नेटो के साथ या और जो एलआई थे उनके साथ बतौर इंटरप्रेटर, बतौर असिस्टेंट, बतौर व्हाटएवर यू कॉल इट, वो जो उनके स्पाइस भी थे, डेफिनेटली स्पाइंग तो वो करते थे ना, उसमें तो कोई वो नहीं है। इन तमाम लोगों को निकालने का जो प्रोसेस चल रहा है, उसके ऊपर भी तालिबान की रिजर्वेशन अभी क्लियरली खुल के आ गई है। उन्होंने कहा जी आप अफगानियों को क्यों निकाल रहे हैं? हाँ, वो वैसे अफगानियों को अपील भी की है उन्होंने। हाँ, अफगानियों को अपील भी की है, और उन्होंने ये भी कह दिया है, जहाँ तक मुझे खबरें मिली है, कि वो अब हो सकता है मजीद अफगान लोगों को एयरपोर्ट के अंदर घुसने ही ना दें। अच्छा, ओहो, जी हाँ, होगा। देखें स्टेप लेने होते हैं इस तरह के, जो डिटेस्ट कर सकें उनको कि जी ये नहीं, हम नहीं चाहते ये चीज। और अमेरिकन को भी इस चीज पे सोचना चाहिए, और बाकी लोगों को कि हाँ, जिन लोगों ने देखिए, उन्होंने अंदाजन जो अभी तक फिगर आई है वो 30,000 की, तकरीबन 30 से 37,000 ऐसा ही। जी हाँ, जो फिगर अभी तक वो ये भी अंदाजे होते हैं ना, बिल्कुल ऐसा कि जी 30,000 आज सुबह की जो फिगर थी वो चल रही थी। आज कितनी फ्लाइट निकली है वल्लाह आलम, लेकिन अभी तक मेरा ख्याल है कोई 60 के करीब सॉटीज या 61 के करीब जहाज हैं जो इस वक्त इस्तेमाल हो रहे हैं, जिसमें दोनों पैसेंजर भी और मिलिट्री एयरक्राफ्ट ये लोगों को लेके जा रहे हैं। अब अगर देखा जाए तो ये अनइथिकल तो है एक किस्म का। मतलब कौन सी जिनेवा कन्वेंशन, कौन सा दुनिया का निजाम आपको ये कहता है कि आप एक दूसरे मुल्क से ब्रेन ड्रेन करें? ये वो लोग हैं। ये एक और भी तो मसला है ना सर, जी हाँ, कल को यही लोग अफगानिस्तान के अगेंस्ट भी इस्तेमाल हो सकते हैं, होंगे, फ्यूचर हो नहीं सकते, होंगे। अच्छा, जफर इलाली साहब ने भी ज्वाइन कर लिया सर, अगर 1 मिनट दे मैं उनको भी। अच्छा ज्वाइन, अच्छा ठीक है, डिस्कनेक्ट हो गए। प्लीज आप कंटिन्यू करिए। जी। अच्छा, तो ये देखें, जो काबुल की सिचुएशन, इसके ऊपर जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उन्होंने, मेरा ख्याल आई डोंट नो, कोई 5-6 घंटे पहले की बात है, मैं सुन तो नहीं सका, लेकिन मुझे मुख्तलिफ जो जराये से पता चली चीजें। तो देखें, उनकी जो एप्रीहेंशन हैं वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, किस इंटरनेशनल एथिक के तहत वो लोग ये सब कुछ कर रहे हैं इसका, लेकिन वही बात है, अमेरिका सुपर पावर है ना, सुपर पावर, उनकी एथिक्स वो खुद डिफाइन करते हैं। एथिक्स नहीं होती, नहीं जी, उनकी ना ह्यूमन राइट्स हैं, ना इंसानी ज़िया के ऊपर। मतलब अफगानियों को बेहिसाबों को मारते जाओ, लेकिन जब उठा के लेके जाओ तो कोई जी तालिबान। लेकिन कंसर्न वैलिड है तालिबान का, अफगानिस्तानियों का, ये कंसर्न वैलिड है, उनकी वैलिड तो है। उसमें तो मैंने पहले वही आपसे अर्ज की ना कि वैलिड तो है कंसर्न, लेकिन उसको रिस्पॉन्स कैसा मिलेगा अमेरिका की तरफ से, ये देखने वाली चीज है, ये देखने वाली। ठीक है, अब जरा इस तरफ आइएगा। ये पंजशेर में हमने कुछ सुना था कि जी 300 तालिबान मार दिए, चले वो पुरानी बात हो गई, उन्होंने डिनाई कर दिया। इन्होंने कहा जी हमने मुहासरा कर लिया है, वो भी पता नहीं सच्ची खबर है झूठी खबर है, आप बताएंगे बेहतर। तीसरा, इन्होंने कहा जब हम 3 डिस्ट्रिक्ट शुमाली कब्जे में ले चुके हैं वापस, इस तरह की कोई खबर आई तालिबान की तरफ से। फिर आज की खबर ये है कि जी, जो आज उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की मैं बात कर रहा हूँ जिसका भी हम बात कर रहे हैं, कि उसमें कहा गया है कि बातचीत से मसला हल हो जाएगा और जंग की नौबत नहीं आएगी। अब इस तरह का स्टेटमेंट क्यों आ गया अचानक से एक रात में? नहीं, ये एफर्ट तो पहले से चल रही है, उसको पीसफुल रिजॉल्व। लेकिन वो तो बड़े इन्होंने डायरेक्टली मुतालबा किया आप छोड़ दें, मतलब हमारे हवाले कर दें पूरा पंजशेर, ये मुतालबा था। उसने कहा जी मैं तो ऐसा नहीं करूंगा, अहमद मसूद ने। देखिए, बात वो है कि पंजशेर, पहले पंजशेर की अहमियत क्या है, थोड़ा सा मैं मुझे जस्ट एक मिनट प्लीज सर, प्लीज। पंजशेर अहमद शाह मसूद
जो कि हीरो हैं इस वक्त अफगानिस्तान के, उनकी तस्वीरें उनको एक नेशनल हीरो के तौर पर डिक्लेयर कर दिया गया है, जो पिछली हुकूमतें थी उन्होंने किया था। अहमद शाह मसूद वो हैं जो कि रशियन के खिलाफ लड़ते रहे, फिर आपस में गुलबदीन के अगेंस्ट भी ये लोग उस सिविल वॉर में लड़ते रहे, और फिर तालिबान के खिलाफ भी ये लड़ते रहे। तालिबान के साथ उन्होंने कोशिश भी की थी पैचअप की, लेकिन तालिबान उस वक्त उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, और अहमद शाह मसूद की आखिरी खबर यही थी, उन्होंने यही कहा था कि मैं जब तक जिंदा हूँ उस वक्त तक तो मैं लड़ता रहूंगा। ठीक है। और फिर वो पंजशेर चले गए, और पंजशेर से उन्होंने हमेशा लड़ा है। पंजशेर एक वैली है, बड़ी नैरो वैली है, जिसके दोनों तरफ बहुत ऊंचे पहाड़ हैं, स्नो क्लैड हैं, और बीच में एक स्ट्रीम बहती है, और बड़ा छोटा सा एक गांव है रुखा के नाम पर, जहां से वो एंट्री पॉइंट, उसको हम माउथ ऑफ पंजशेर कहते हैं। ठीक है। तालिबान ने अपने 6 साल इक़्तिदार में 2006 से लेकर 5-6 साल इक़्तिदार में हर साल कोशिश की थी इस जगह को कैप्चर करने की, और वो हर साल मार खा के वापस आ जाते थे काबुल। इसका रीजन क्या था वैसे? क्या स्ट्रेटेजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेस है वो, इस वजह से उसको कैप्चर करना मुश्किल है? दोनों चीजें। अच्छा, दोनों एक तो स्ट्रेटेजिकली और डिफिकल्ट लैंड है। मैंने आपसे कहा ना, उसके दोनों तरफ बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, और बीच में बहुत नैरो सा रास्ता जाता है, मेरा ख्याल है नॉट मोर देन किलोमीटर और 2 किलोमीटर वाइड होगा वो। तो उसको वो माउथ को वो संभाल के रखता था, उसने गन्स लगाई हुई थी, अपनी गन, वो टैंक शैंक वहां खड़े गए थे, वहां से वहां तक ये लोग जाते थे, वहां मार खा के फिर वापस आ जाते थे। एक दूसरा, अहमद शाह मसूद को भी समझने की जरूरत है, वो बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिस्ट था। उसने रशियन को नाकों चने चुभवाए, तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा एक शख्स, चाहे वो पाकिस्तान से थोड़ा सा नाराज था, लेकिन उसके बावजूद उसको हमें एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा। अभी जो सिचुएशन है, अमरुल्लाह वहां चले गए, उन्होंने खुद को प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया, और साथ उन्होंने मिलाया हुआ है अहमद मसूद को, जो कि अहमद शाह मसूद का बेटा है, और वो ज्यादा बाहर रहे हैं पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में कम रहे हैं, जंग कोई उन्होंने नहीं लड़ी। ये यंगस्टर बड़ा अच्छा एजुकेटेड है, बड़ा अच्छा, ट्वीट्स वगैरह उसके आते रहे हैं, आप सब लोगों ने देखे होंगे। उनको कर रहे हैं ताकि वहां पर एक रेजिस्टेंस मूवमेंट को एलाइव रखा जाए। ठीक है। अब फायदा क्या होगा इस वजह से? ये छोटी सी जगह है, शायद पूरे अफगानिस्तान का 5% भी नहीं होगा। पंजशेर एक नया सूबा बना था, ये सूबा बना था 2002 के बाद, उससे पहले ये सूबा नहीं था। शुमाली कुछ कहा जाता था इनको लग, शुमाली इत्तेहाद का वो था, एक किस्म का हेडक्वार्टर था। और अहमद शाह मसूद लेकिन यहाँ पर नहीं असैसिनेट हुए थे, उनको तखार में असैसिनेट किया गया था। तो कमिंग बैक टू इसकी, ये तो थी इम्पोर्टेंस उस लिहाज से। अब तालिबान इसलिए इसको अभी एक मॉरल, जितना कंधार है ना उनके लिए, तालिबान के लिए, उसी तरह नॉर्दर्न अलायंस के लिए या ताजिकों के लिए पंजशेर है। क्यों? वहाँ अहमद शाह मसूद का मकबरा भी बना हुआ है। तो ये एक अभी एक किस्म की प्रेस्टीज पॉइंट बनेगा ताजिक, ऑल्दो ताजिक बाकी तो बातचीत से हल हो जाएगा? आपको लग रहा है कि इतना सख्त माजी होने के बावजूद बातचीत से हल हो जाएगा? जो आज टाइम लगेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए कि देखें बहुत छोटी सी जगह है रेजिस्टेंस के लिए। उसको वो कुछ दिनों में क्या होगा, वहाँ भी एक ही एंट्री पॉइंट है, जो ये आपने बताया। और या आप हेलीकॉप्टर के जरिए लाएंगे, वहाँ जहाज लैंड होने की कोई फैसिलिटी नहीं है, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है। तालिबान के पास हेलीकॉप्टर्स हैं? जी बिल्कुल है ना, ले लिए ना, जो अमेरिका ने छोड़े वो कहाँ गए? इन्हीं के पास। अच्छा चलिए, मेरी नॉलेज में इजाफा हुआ। अच्छा चलें, दिस इज गुड। वो सारा कुछ इन्हीं के पास है जी। अच्छा, सब कुछ ही रख लिया उन्होंने, ठीक है। तमाम देश, बल्कि इंडियन हेलीकॉप्टर की अब मेरा टाइम थोड़ा कम है, कुछ मिनट रह गए मुझे। अब मैं जरा इंडिया की तरफ बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल लाऊंगा। मुझे ये बताएं कि खबर ये निकली है, बल्कि आपको तो ऑलरेडी पता ही होगा, लेकिन अब मेरी नॉलेज में आया अभी कि वहां पे जो फौज भाग गई, जैसे आप क्या कहते हैं, भगोड़ी फौज, जो सामने खड़ी नहीं हुई, ठीक है, डरपोक कह लें, जो भी आप नाम दे दें, डिमोटिवेटेड कह लें, मोरलेस कह लें, जो भी कह लें आप, चलें जो भी कहें, मैं आ रहा हूं ना उस पॉइंट की तरफ। क्यों? अच्छा, वो ये कहा जा रहा है कि इनकी जो ट्रेनिंग है उसमें इंडियंस इन्वॉल्व थे। इंडियंस तो इन्वॉल्व थे, इंडिया ने उसको ट्रेन किया, उनकी जो तालिबान की अफगान आर्मी जो थी। प्लस ये भी कहा गया है कि ये ऑफर पाकिस्तान ने की थी पहले कि हम ट्रेन करते हैं, लेकिन उन्होंने इस ऑफर को रिजेक्ट किया था। इसमें कितनी सच्चाई है? 100% सच्चाई है। अच्छा, कोई डाउट ही नहीं है। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी ने इनको ऑफर की थी कि अपने ऑफिसर्स को, कैडेट्स को, जिसको हमारे यहाँ जिस तरह से मैंने भी ट्रेनिंग हासिल की है, वहां से
उनको ऑफर किया गया था कि आप आए हमारे पास ट्रेनिंग करें, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया था। एक बार इनके 3 या 4 कैडेट आए थे, अच्छा। और वो यहाँ से ट्रेनिंग हासिल करके गए, उसके बाद नहीं आए। उसके बाद हमने उनको हाँ। हमने उनको सोल्जर्स की ट्रेनिंग की भी ऑफर की थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अच्छा, वो भी नहीं आए। हाँ। इंडिया में इनकी ऑफिसर्स की ट्रेनिंग भी हुई है, और इनकी जो ट्रेनर्स थे अमेरिकन इंडियन ट्रेनर, वो भी प्रोबेबली अफगानिस्तान में आए थे। इंटेलिजेंस के ट्रेनर तो आए थे, वो मुझे उसमें डाउट नहीं है। उनके एनडीएस को उन्होंने ट्रेन किया है, इंटेलिजेंस को उन्होंने तो ये इंडियन ट्रेनिंग का फेलियर भी कह सकते हैं हम इसे इनडायरेक्टली? नहीं, मैं से नहीं लूंगा। देखिए, ट्रेनिंग करने वाले का कसूर नहीं होता इसमें, कितनी मोटिवेटेड वो नेशनल आर्मी बनना चाहती है ना, उसका कसूर ज्यादा होता है। ट्रेनर तो उसको अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता होता है, लेकिन आगे जो ट्रेन होने वाला शख्स है वो कितना मोटिवेटेड है, वो कितना कमिटेड है, और वो कितना अपने आप को उस सांचे में ढाल रहा है, इस चीज का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है। तो वो इम्पैक्ट जो है वो ज्यादातर लीडर्स पे ही आ गया, अफगानिस्तान के जो भाग गए उन्हीं की वजह से वो भी पीछे हट गए। आप ये ज्यादा देखिए, बात वही है, लीडर लड़ता है, ठीक है ना। अगर पाकिस्तान आर्मी की अफवाज की अच्छी परफॉर्मेंस है तो उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन लीडरशिप का होता है, तमाम लीडरशिप, स्टार्टिंग फ्रॉम जेसीओज इवन, जिसको नॉन कमीशन ऑफिसर कहते हैं, उससे लेकर ऊपर तक, बिकॉज ये सारे हम सोल्जर होते हैं। और तो एक अलग चीज है, वी आर ऑल सोल्जर्स, so everybody has to perform in his own position। ठीक है, अब आपको क्या लग रहा है कि अगले कुछ दिनों में क्या होने जा रहा है? कुछ डेवलपमेंट आपको होती नजर आ रही है? देखें, जो हालात नजर आ रहे हैं उसमें कोशिश यही हो रही है कि किसी तरीके से एक ऐसी हुकूमत लाई जाए, एक ऐसा निज़ाम लाया जाए वक्ती तौर पर, जो कि एक्सेप्टेबल हो किसको, अफगानियों को 1, ऑल पॉलिटिकल ग्रुप्स को 2, एंड इंटरनेशनली 3। ये तीनों, तो जब ये 3 एफर्ट हो रही होती हैं तो इसमें प्रॉब्लम्स आती हैं। बस में प्रॉब्लम्स किस किस्म की आई हैं? एक प्रॉब्लम ये आई है कि जब इन्होंने पुराने लोगों के साथ रब्ता किया, जिसमें गुलबदीन इख्तियार हो गए, अब्दुल्ला हो गए, ये सारे के सारे, तो कुछ तालिबान के हार्डलाइनर नाराज हुए। अच्छा, उन्होंने कहा यार हमने तो अफगानिस्तान को कब्जा किया है, हम इनसे क्यों वो, ठीक है, ये वो हार्डलाइन है। लेकिन वैलिड, देखिए, अगर आपने इंटरनेशनली मूव करना है ना, तो फिर आपको इंटरनेशनल नॉर्म्स के हिसाब से चलना पड़ेगा, और जो इस दफा ये कर भी रहे हैं, ये बड़ा एक खुशाइन बात। हाँ, ये एफर्ट है। जब ये एफर्ट है ना, तो इस एफर्ट में कुछ लोग नाराज हो रहे हैं, तो जो नाराज हो रहे हैं उनको भी मनाना है, उनको भी कन्विंस करना है, उनको राजी करना है, और उन लोगों को भी राजी करना है जिनको हम ला रहे हैं कि हुकूमत के अंदर वो आए ना आए, लेकिन उनकी सपोर्ट होनी चाहिए ताकि हुकूमत बने। करज़ई साहब की सपोर्ट की जरूरत है, वो पश्तून है। अब्दुल्ला की पूरा सपोर्ट की बहुत जरूरत है। अभी वो एक अलमाज साहब भी इनसे मिले हैं, ताजिक है वो। अशरफ गनी साहब के छोटे भाई भी इनके साथ वो इत्तेहाद में आ गए। हाँ, आई थी खबर, आई है खबर, मुझे नहीं मालूम, कंफर्म नहीं हुआ। अशरफ गनी के भाई अगर आ भी गए तो वो क्या पॉलिटिकल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, हाँ, वो देखें कि अशरफ गनी भी अगर होते हैं ना यहाँ पर, अशरफ गनी की पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है, ठीक है, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी तैयार कर ली है। ये चीजें समझने की जरूरत होती है कि अगर वो होती आज गनी साहब, ठीक है, एक एक्स प्रेसिडेंट होते, लेकिन क्या उनकी पॉलिटिकल फॉलोइंग इतनी थी, इसके ऊपर वेरी ट्रू। ठीक हो गया, तो उनका भाई भी अगर मिल गया तो मेरा ख्याल है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, वेरी ट्रू सर, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, वरना आपसे मजीद गुफ्तगू और करते इंशाल्लाह दोबारा आपको मदू करेंगे। नाज़रीन, अफगानिस्तान की सिचुएशन का इम्पैक्ट पाकिस्तान पे किस हद तक पड़ता है ये तो आइंदा कुछ दिनों में पता चलेगा, लेकिन बहुत सारे ममालिक की तरफ से, बहुत सारे इवन IMF की तरफ से भी इमरान खान साहब को टैग करके ट्वीट में सराहा गया कि जिस तरह से हम उनकी मदद कर रहे हैं, उनके शहरियों को PIA जिस तरह ला रहा है, ख़ासतौर पे शहरी ना सिर्फ बल्कि उनकी जितनी भी ऑफिशियल्स हैं उनको निकाला जा रहा है, तो पाकिस्तान के अच्छे इस वक्त जो एक इमेज है वो बेटर भी हो रहा है। बहुत सारे ममालिक पाकिस्तान को इस वक्त टारगेट भी कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि पाकिस्तान इन्वॉल्व है, पाकिस्तान ये, पाकिस्तान वो, जिसमें इंडिया ऑफ कोर्स इस वक्त एक्टिव हो चुका होगा कि अब वो किस तरह से अपने आप को दोबारा स्ट्रेटेजिकली इस पूरे गेम प्लान का पार्ट बनाएगा। इस पर हम प्रॉपर एक प्लान करेंगे, प्रोग्राम करेंगे इस प्लान के बारे में, व्हाट इज ग्रेट प्लान, जिसका आगाज हो चुका है,
और चाइना का क्या रोल है, पाकिस्तान का, और इंडिया खास तौर पे किस तरह से उसमें अपनी जगह बनाना चाहेगा, इस पे बिल्कुल हम बात करेंगे। आज के लिए इतना ही इंशाल्लाह, कल आपसे होगी मुलाकात रात 10 बजे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आसिफ मलिक को दीजिए इजाजत। फी अमानिल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।